ओके, सो वी वर डन विद द लेफ्ट टू राइट शंट, ठीक है। लेफ्ट टू राइट शंट हमने फिनिश कर दिया। अब हमारा क्या टॉपिक है? इट इज नाउ कॉल्ड राइट टू लेफ्ट शंट, ठीक है। राइट टू लेफ्ट शंट, अगर मैं देख लूं पार्टिसिपेंट्स, राइट टू लेफ्ट शंट फिर रह जाएगा यार। अच्छा, दो टाइप्स होते हैं, एक प्री डक्टल होता है कोऑक्टेशन ऑफ एरोटा एंड एक होता है पोस्ट डक्टल कोऑक्टेशन ऑफ एरोटा। प्री डक्टल का क्या मतलब है वो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट है कि प्री डक्टल जो है हमेशा इन्फेंट्स में होता है, पोस्ट डक्टल हमेशा जो है वो बड़ों में होता है। प्री डक्टल में क्या होगा कि प्री है ना, तो यानी कि एओर्टा में एओर्टा की जो कोऑक्टेशन होगी, जो ब्लॉकेज होगी, वो बिफोर डक्टस आर्टरियोसिस डक्टस आर्टरियोसिस होगी। और पोस्ट का क्या मतलब है कि डक्टस आर्टरियोसिस के बाद होगी, ठीक है। अच्छा, तीसरी जो मेन बात है, इन्फेंट्स में प्री डक्टल कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, हम पीजीज देंगे ताकि वो डक्टस आर्टरियोसिस जो है वो खुल जाए और ऑक्सीजन जो है वो फीटल लाइफ में वो ज्यादा से ज्यादा हम बच्चे को मिल सके। अब डक्टस आर्टरियोसिस आप सब लोगों को पता है, वो फीटल लाइफ में जो है जो एडल्ट लाइफ में जो है वो लेगामेंटम आर्टरियोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब क्या होगा आपके पास कि जो लेगामेंटम आर्टरियोजम है, चूंकि ये एडल्ट है और इसमें पोस्ट डक्टल होता है, तो आपके पास ये पोस्ट हो गया, ये जो है आपके पास ये प्रॉक्सिमल हो गया। प्रोक्सिमली आपके पास क्या होगा, आपके पास प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। जिस तरह की मैं पाइप पकड़ लेता हूं तो पीछे प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। इसी तरह पोस्ट जो है वो प्रेशर कम होगा, यानी कि वीक पल्स इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड हायर प्रेशर एट द अपर एक्सट्रीमिटीज। यानी अपर बॉडी में आपके पास हाइपरटेंशन होगा, लोअर बॉडी में आपके पास ब्रैकियोफीमोरल पल्स कम होगा। क्लिनिशियंस को चाहिए कि वो देखें लंग्स में लोअर सरफेस ऑफ द रिब्स में इंडेंटेशंस देखें, ठीक है। अब क्या क्या हो सकता है की वजह से? कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा की वजह से क्या क्या हो सकता है? सबर थोड़ा, एक अच्छा, अच्छा तो क्या हो सकता है? हार्ट फेलियर हो सकता है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो सकती है, क्योंकि एओर्टिक जो वेल्व है उस पे प्रेशर मेंटेन होता है। अभी हम जाएंगे राइट टू लेफ्ट शंट जाएंगे, ठीक है। राइट टू लेफ्ट शंट जो है उसमें आपके पास, जिस तरह के मैंने पहले कहा कि इसमें आपके पास अर्ली साइनोसिस होता है। क्या होता है? अर्ली साइनोसिस। जिस तरह मैंने कहा ना कि राइट टू लेफ्ट शंट एंड लेफ्ट टू राइट शंट, तो अब हम पढ़ेंगे राइट टू लेफ्ट शंट, यानी कि आपके पास राइट वेंट्रिकल या राइट एट्रियम से आपके पास ब्लड जाएगा। अब कंजेनिटली इनमें साइनोसिस होता है, तो हम क्या करेंगे अब कि राइट टू लेफ्ट शंट हम पढ़ेंगे। तो राइट टू लेफ्ट शंट में आप एक नेमोनिक है जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 5 T's हैं, 1 2
3, आप वीडियो शायद देखियो, एंड दिस इज योर 5। ठीक है, सबसे पहले आपके पास आ जाता है ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ट्रंकस आर्टेरियोसिस। अब ट्रंकस आर्टेरियोसिस अगर फॉर एग्जांपल फेल हो जाता है, ठीक है, सबर थोड़ा easy हो गया। अच्छा, यानी कि पेटेंट ट्रंकस आर्टरियो। अच्छा, दूसरा टी जो है इट इज फॉर ट्रांसपोजिशन ऑफ गेटास, यानी कि एओर्टा, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपके पास आ जाता है ट्रंकस आर्टरियोसिस, सेकंड आपके पास आ जाता है ग्रेट आर्टरीज, ठीक है, और तीसरे नंबर पे 3 है ना ट्राई, तो ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, और चौथे नंबर पे चूंकि उस एबनॉर्मेलिटी की 4 डिफेक्ट्स हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम टेरिटोलॉजी ऑफ फेलो कहते हैं। और 5 लेटर का एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं टोटल एनोमलस पल्मोनरी वीनस रेटा। ये आपके पास क्या है, दिस इज योर TOPVTA एनोमलस पल्मोनरी वीनस रेटर्न। ठीक है, तो ये आपके पास 5 राइट टू लेफ्ट शंट है। इसमें आपके पास सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट, अर्ली साइनोसिस, ब्लू बेबीज जिसको कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्रंकस आर्टरियोसिस, यानी कि ट्रंकस आर्टरियोसिस आपके पास पेटेंट होता है। ये क्यों होता है? जब आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट होता है, यानी कि आपके पास यहां पे डिफेक्ट होगा, ठीक है, दिस इज योर लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, तो आपके पास पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा जो है वो आपके पास कनेक्टेड होते हैं। पल्मोनरी ट्रंक प्लस ये पल्मोनरी ट्रंक की तरफ जा रहा है एओर्टा, तो अब क्या होगा कि आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है शोन इन द रेड will go towards from right ventricle into the left ventricle, and left ventricle से हम कहाँ जाएंगे, this is known as the system। so अब क्या होगा इसमें, इसको हम कहते हैं यूनी हार्ट, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर से जाएगा राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाए, सॉरी, राइट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल से नॉर्मली जाना चाहिए कहाँ, लंग्स, ठीक है, ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो सके। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो डायरेक्ट लेफ्ट वेंट्रिकल जाता है। दैट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग टू अंडरस्टैंड। ये नॉर्मली होता है राइट वेंट्रिकल से लंग्स। अब लंग्स को अगर हम बाईपास करें तो हमारी बॉडी में सबसे पहली बात, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो वी कैन से कि इट इज बेसिकली अ यूनी हार्ट। ऊपर का हम हार्ट यूज ही नहीं कर रहे, यानी कि एट्रिया हम यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनी वेल्व, यूनी हार्ट, ठीक है। एग्जैक्टली डॉक्टर सादिया, एग्जैक्टली। अच्छा, समझ आ गई? दिस इज नोन एज द ट्रंकस आर्टरियोसिस, पेटेंट ट्रंकस आर्टरियोसिस। ट्रंकस आर्टरियोसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रंकस आर्टरियोसिस जो है वो पल्मोनरी ट्रंको और एओर्टा को स्पाइरल टर्न, जो मैंने कहा था, स्पाइरल टर्न के बाद ये सेपरेट होना चाहिए, जो कि नहीं होता, दोनों आपस में जो कि नहीं होता, क्रॉस, ठीक है, जो कि नहीं होता, सो सेपरेट नहीं होते। तो अब क्या होगा, सिस्टम में आपके पास डीऑक्सीजनेट, लंग को बाईपास करते हैं, लंग बाईपास है, बस ये याद रखो, ठीक है, लंग बाईपास। अब ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, वाओ, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी। इसमें आपके पास क्या होगा कि आप नॉर्मली जो है क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा किधर, एओर्टा,
एंड एओर्टा से जाएगा सिस्टम, ठीक है, दिस इज योर नॉर्मल, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी ट्रंक एंड देन द लंग्स, ठीक है। अब इसको उल्टा कर दो, उल्टा उल्टा कर दो भाई, क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा, एग्जैक्टली लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक से कहां जाएगा, लंग्स, ठीक है। Oxygenated blood will go again into the lungs, and deoxygenated blood, which is basically present in the RV यानी कि right ventricle, जो कि जाना चाहिए lungs, लेकिन वो जाएगा सिस्टम में, किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू, ठीक है। So you have a system in which you have increased right deoxygenated blood in your body. Most infants जो कि होते हैं वो they die within the first few weeks, ठीक है। So they need at least VSD उनको चाहिए, VSD चाहिए होगा ताकि वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट हो, ताकि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पुश करे ऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ी सी, ताकि वो सिस्टम में जा सके, या ASD कम अज कम हो, ठीक है, या PDA होना चाहिए। जिस तरह मैंने कहा था ना कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज में आपका PDA हम ओपन रखते हैं, बच्चों को क्या देते हैं, PG देते हैं ताकि वो डायलेट रहे, एंडोमेथासिन तो क्लोज करने के लिए होता है ना। So this is your BCQ कि they mostly die in few weeks and इनका PDA होना must है for the survival. Of course इनको सरवाइव करना इनका थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आपका क्या होगा कि आप सर्जिकल इंटरवेंशन कर सकते हो। वेंट्रिकल्स के बीच में आप लोगों ने जो एओर्टा है उसको वापस लेफ्ट वेंट्रिकल पे लगाना है, एंड जो राइट वेंट्रिकल है उसको वापस अटैच करना है पल्मोनरी ट्रंक के साथ। दिस इज योर ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। Now guys remember जो ट्राइकस्पिड एट्रेजिया यानी ट्राइकस्पिड एट्रेजिया है उसमें आपके पास क्या क्या होगा। रिमेंबर गाइस कि ट्राइकस्पिड आपके पास बंद होता है, ठीक है। ट्राइकस्पिड वेल्व किधर होता है बेटा, ये आपके 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट है, एंड आपके पास राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वेल्व होती है, ठीक है। माइट्रल वेल्व आपकी लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है। सो ट्राइकस्पिड वेल्व है ही नहीं, अब क्या होगा, सो इट विल लुक लाइक दिस, ये ठीक है, like this. So blood will go like this and like this, and फिर से इस तरह, तो यहाँ पे जमा होना चाहिए ना। तो अब क्या क्या इसमें होना चाहिए, इधर तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए कि आपका ये ओपन रहे, पेटेंट रहे, तो आपका VSD होना जरूरी है ताकि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाए राइट वेंट्रिकल में, एक बात। दूसरी बात, अब राइट एट्रियम से जो ऑक्सीजन जो
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ रही है, जो इसमें आ रही है, ठीक है, वो चाहिए कि आपके पास किधर जाए, इंट्रा, कम से कम आपका सबर किधर गया, तो भी वो दूसरा पेज किधर, नहीं नहीं नहीं, नहीं सबर, तो भी देखो उधर यार। हाँ अच्छा, सो ट्राइकस्पिड एट्रेसिया में क्या होगा कि आपके पास सबसे पहले क्या होगा, वीएसडी होना चाहिए, ठीक है। और वीएसडी क्यों होना चाहिए, ताकि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल में जाना चाहिए, ठीक है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, इसमें एएसडी भी होना चाहिए, ताकि राइट एट्रियम से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा सा लेफ्ट एट्रियम में जाए, ताकि अगर राइट एट्रियम से आपका नहीं जाएगा तो हाउ विल दे कम्युनिकेट, हाउ विल लंग्स रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इसलिए इस फोरामेन को हम ऑफ कोर्स कहते हैं फोरामेन ओवेल, इसकी पेटेंसी होना जरूरी है, ठीक है, फोरामेन ओवेल होना जरूरी है, ठीक है। सो राइट एट्रियम जो है, राइट वेंट्रिकल के साथ इनका कम्युनिकेशन नहीं होता। सबसे पहले वीएसडी होना चाहिए ताकि लंग्स के लिए आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो। दूसरी बात, आपका जो राइट एट्रियम है, जो कि आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फराहम कर रहा है, वो आपका लेफ्ट एट्रियम के थ्रू जाए और थोड़ा सा लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जाए, और फिर आपका लेफ्ट यानी कि राइट एट्रियम है, उससे आपका जाना चाहिए राइट वेंट्रिकल, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिक एट्रियम, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम से किधर जाना चाहिए, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ कोर्स, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाए राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से लंग्स जाए, ठीक है, ठीक है, ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आना चाहिए आपके पास। अच्छा, अब कुछ एबनॉर्मेलिटीज हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए कि भाई, अगर इन्फेंट्स ऑफ डायबिटीज मिलाइटिस जिस तरह होती है ना, इन्फेंट्स ऑफ डायबिटिक मदर्स जो होते हैं बेसिकली लार्ज बेबीज होती हैं, लार्ज बेबीज जिसको हम कहते हैं लार्ज फॉर गेस्टेशनल एज, LGA, ठीक है। और इसमें हमेशा हमेशा जिस तरह हमने कहा, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज होती है, ठीक है। ये आपका मस्ट, आपको याद है, क्योंकि आप शुगर खाते हो, आप मोटे हो जाते हो ना, सो LGA TGA, LGA TGA से याद रख सकते हो। ऑफ कोर्स इनका जो गायनी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये जरूर रखें कि शोल्डर डिस्टोशिया जो है, दैट इज वेरी कॉमन इन लार्ज बेबीज, सो लार्ज बेबीज आर नॉट दैट गुड, ठीक है। सो शोल्डर डिस्टोशिया, ब्रेकियल प्लेक्सिस की जो है वो एब्नॉर्मेलिटीज आज जो कि मस्कुलोस्केलेटन में हम पढ़ेंगे, कि डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें डुचेन जीन जो है वो आपका एब्सेंट होता है, बॉडी इज वेरी फ्लैबी एंड इलास्टिक, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यू नीड अ सी सेक्शन फॉर द बेबी ताकि वो नॉर्मली पैदा हो। और ब्रेकियल प्लेक्सिस की हम डुचेन और अर्ब्स पाल्सी जिसे हम कहते हैं, जो कि वेटर स्टिप सिंड्रोम होता है, ठीक है, वेटर स्टिप सिंड्रोम, ठीक है। सो ट्राइकस्पिड एरिया, मैंने इस तरह एक सवाल भी नहीं देखा पिछले 8 सालों में कि आपका आया हो, लेकिन आप याद रखो कि आपका बीएसडी होना चाहिए एंड एएसडी उसमें जरूर होना चाहिए, फोरामेन ओवेल आपका पेटेंट होना चाहिए, दैट्स इट, आपको इतना याद होना चाहिए। इन्फेंट्स ऑफ डायबिटिक मदर में आपका LGA TGA से याद रखो। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो है भाई आप लोग का एप्स्टीन एनोमली।
एप्स्टीन एनोमली में क्या होगा कि आपके पास हाइपोप्लास्टिक राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है, हाइपोप्लास्टिक, क्योंकि आपके पास ट्राइकस्पिड एट्रेजिया होता है ना इसमें, तो आपका राइट वेंट्रिकल जो है दैट इज शॉर्टर। तो यानी कि अगर मैं इसको इक्वली बनाऊं, ठीक है, तो आपका ये जो है दैट वुड बी स्मॉल, क्योंकि यूज कम हो रहा है ना। अब राइट टू लेफ्ट शंट इसमें होता है ऑफ कोर्स, मान लिया ओवेल भी पेटेंट है, लेकिन भाई राइट एट्रियम के साथ क्या होगा जो कि रिसीव कर रहा है इतना ब्लड, ऑफ कोर्स डायलेटेड होगा, बड़ा होगा, विल रिसीव मोर एंड मोर। तो आपके पास क्या होगा, वुल्फ WPW होगा, वुल्फ पार्किंसन वाइट प्लस डायलेटेड SVT सुपीरियर, ठीक है, वाइडली स्पिट होगा इसमें। इसमें आपके पास अस्कल्टेशन में डायलेटेड SVT प्लस वुल्फ पार्किंसन वाइट जिसमें होता है, जिसमें आपके पास क्या होगा कि वाइडली स्प्लिट A2P2 होगा, ट्राइकस्पिड रिगर्ज होगा, माइट्रल प्रोलैप्स हो सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन एक्सकल्टेशन में वाइडली स्प्लिट S2 होगा, जिसको हम A2P2 कहते हैं, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली वो मदर्स जो कि लिथियम लेती हैं, they have Epstein anomaly, ठीक है, they have Epstein anomaly। ठीक है, अच्छा, अब है सबसे इंपॉर्टेंट टेरेटोलॉजी एफेलो। इसको मैं इंशाल्लाह इतना आसान करूंगा कि आप लोग कहोगे कि ये हलवा है कि क्या है। तो इसमें आपके पास क्या होता है, आपके पास पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, PAS, पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस फर्स्ट। सेकंड, आपके पास जब स्टेनोसिस होगा, इमेजिन यार, इमेजिन, जस्ट इमेजिन, आपके पास हार्ट नहीं बना हुआ है, जस्ट इमेजिन कि आपके पास ये हार्ट है, राइट वेंट्रिकल को हमने बंद कर दिया, ये अभी लंग्स की तरफ मुश्किल से जा रहा है, तो ये इसमें प्रेशर ज्यादा होगा ना, उस प्रेशर के लिए क्या करेगा ये, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। वेरी गुड। तो अब क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, तो आपके पास सेकंड आ जाता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तीसरा तो होना चाहिए, क्यों होना चाहिए भाई, इसमें डिफेक्ट, इसीलिए तो कहते हैं इसको कि टेरेटोलॉजी ऑफ फेलो, 4 डिफेक्ट्स होते हैं। अब चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट, अब एओर्टा जो है वो VSD के ऊपर ही होता है ना, वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट, तो यहाँ पे क्या नीचे होता है, सॉरी, एओर्टा जो है वो VSD के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो ये क्या करता है कि ओपनिंग ऑफ द एओर्टा जो होता है, ओपनिंग ऑफ एओर्टा is basically
on the top of VSD, ventral septal defect. टेरिटोलॉजी ऑफ फैरेट में 4 चीजें होती हैं, PAS यानी पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा तो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा, इसलिए आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा सा जो है इंटरमिंगल होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और क्या करता है, लंग्स की तरफ वो पुश करता है कुछ, ठीक है, ताकि वो स्टेनोसिस को ओवरकम कर सके, ठीक है। अच्छा, और ओपनिंग ऑफ एओर्टा इन VSD, ठीक है, यानी कि ओवरराइडिंग ऑफ एओर्टा जिसे कहते हैं, वो एओर्टा के ऊपर VSD बना होता है, ठीक है। अब राइट टू लेफ्ट शंटिंग होगी, यानी कि राइट से ब्लड जाएगा लेफ्ट, ठीक है, यानी कि यहां से आपका ब्लड जाएगा इधर, लेकिन आपको तो पता है कि प्रेशर यहाँ पे ज्यादा होता है, तो अब क्या होगा, इस प्रेशर को ओवरराइड करने के लिए इसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। सो ऑफ कोर्स इसके मसल होने चाहिए, ठीक है, दिस इज योर मसल। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होनी चाहिए ताकि आपका जो वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी में कम हो जाए। अब सो इसीलिए हम कहते हैं कि इट इज इंटरमिटेंट, ठीक है, एग्जैक्टली। अब बच्चे क्या करते हैं, दे समटाइम्स एक्सरसाइज या स्क्वाट्स करते हैं ताकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, लेफ्ट वेंट्रिकल वो पुश करे ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल पुश करे इनटू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो इसलिए उनकी साइनोसिस जो है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, इंप्रूवमेंट हो जाती है, जिसको हम ऑल्सो वी कॉल देम टेट स्पेल्स, ठीक है। हम फिजियोलॉजिकल एज अ डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं नीज टू चेस्ट। अगर हम करेंगे, MRCP की क्वेश्चन में ये वन ऑफ द स्टेम्स में आया था कि हाउ कैन वी फिजियोलॉजिकली improve the left intermittent right to left shunt यानी कि टेरिटोलॉजी ऑफ फेलो। सो हम नीज टू चेस्ट बेबी को कहते हैं कि अपनी टांगे जो है वो अपनी चेस्ट के साथ लगाओ। इससे क्या होगा, आफ्टर लोड जो है वो कम हो जाएगा। आफ्टर लोड क्या होता है कि आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ज्यादा से ज्यादा पंप करेगा, ब्लड पंप करेगा आउट ऑफ द एओर्टा। सो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम यानी कि आपके पास जो आखिरी डायस्टोल जो आपके पास रह जाता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वो कम हो जाता है, ठीक है। वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हम कार्डियक आउटपुट में भी इंशाल्लाह वो करेंगे। इसमें बूट शेप बॉडी बूट शेप होती है ऑन एक्सरे, ठीक है, एंड इट इज जस्ट लाइक दिस, क्योंकि आपके पास राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है और लेफ्ट वेंट्रिकल भी ऑफ कोर्स बड़ा होता है ताकि उसको ओवरराइड कर सके। अब कार्डियक आउटपुट के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि मैं चाहता हूं कि वो कवर हो जाए, वो तो ऑफ कोर्स आप सब लोगों को पता है कि फॉर्मूला जो कार्डियक आउटपुट के हैं वो कुछ इस तरह है कि स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करे, सो स्ट्रोक इज बेसिकली थप्पड़ को कहते हैं, शॉट को कहते हैं। तो आपका जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर एओर्टा में ब्लड फेंकता है थ्रू द एओर्टिक वेल्व, तो उसको स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। सो पर मिनट या पर हार्ट बीट जो आपकी अमाउंट ऑफ ब्लड इट पंप्स, ठीक है, इज नोन एज द कार्डिक आउटपुट।
बेसिकली पर मिनट हम लेते हैं ताकि पूरी बॉडी से सर्कुलेशन हो सके, ठीक है। इसका दूसरा जो फॉर्मूला वो ये है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम यानी कि टोटल जो आपके पास वेंट्रिकल्स में डायस्टोल इज बेसिकली वो वॉल्यूम जो कि फिलिंग, इसको डायस्टोल इज नोन एज फिलिंग एंड सिस्टोल इज नोन एज पंपिंग, ठीक है। सो जब कहीं सिस्टोल की बात हुई तो हम कंट्रैक्शन की बात करेंगे, डायस्टोल की बात करेंगे तो रिलैक्सेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस द एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम यानी कि टोटल ब्लड जो कि फिल हो चुका है हार्ट में उससे हम लेंगे जो कि पंप हो चुका है, ठीक है। सो दैट इज नोन एज द कार्डियक आउटपुट। अब हम फिक्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं। फिक्स लॉ बहुत आपका आया हुआ है। इट इज टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम जो आप करते हो, ठीक है। बेसिकली आर्टरी में जो ऑक्सीजन होता है वो ज्यादा होता है, सो हम बड़े से छोटे को माइनस करते हैं, आर्टेरियल ऑक्सीजन माइनस द वीनस ऑक्सीजन, ठीक है। सो आप कार्डिक आउटपुट को इस तरह भी कर सकते हो। आपको ऑक्सीजन गिवन होंगे, आपको कुछ ना एक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन गिवन होंगी, आपसे कार्डिक आउटपुट पूछ लेंगे या आपसे ऑक्सीजन कंजम्पशन पूछ सकते हैं, सही है। फिर आपके पास मीन आर्टेरियल प्रेशर है। मीन आर्टेरियल प्रेशर, मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या होता है? बेसिकली इट्स अ प्रेशर ऑल ओवर योर इन योर वेसल्स, ठीक है, जो कि बेसिकली आर्टरीज में जो प्रेशर होता है। तो उसका फॉर्मूला है कार्डिक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जो आपकी जो बॉडी के वेसल्स हैं वो उन जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं टूवर्ड्स द पंपिंग ऑफ द हार्ट, उसको कहते हैं टीपीआर। सो MAP is basically directly proportion to the TPR। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो MAP ज्यादा होगा, कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगा, ब्लड ज्यादा होगा तो आपके पास MAP ज्यादा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि MAP को हम सिस्टोलिक और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के साथ किस तरह कंपेयर कर सकते हैं। सो 2/3 पार्ट जो होंगे वो हम जैसे, अब ये याद रखो इन फॉर्मूले में कि बड़े से हमेशा छोटा हम माइनस करेंगे। सो डायस्टोलिक वॉल्यूम इज 2/3 एंड सिस्टोलिक इज 1/3, सही है। सो EDV इज 2/3 प्लस and diastolic volume is 2/3 and 1/3 is your end systolic volume, ठीक है। This is known as the mean arterial pressure। और ये आपके पास हार्ट रेट जब नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन पे हो तब होगा। अब कुछ चीजें हैं जैसे कि पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक जितना कंट्रैक्शन करेगा उतना ज्यादा पल्स प्रेशर होगा। पल्स प्रेशर का अपना फॉर्मूला है जो कि ऑफ कोर्स कंट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, तो कंट्रैक्शन जितनी होगी उतना पल्स प्रेशर ज्यादा होगा। सो सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक डिपेंड्स ऑन कंट्रैक्शन, ठीक है। अब आर्टेरियल कंप्लायंस यानी कि आर्टरीज में जो रेजिस्टेंस है वो, जब आर्टेरियल कंप्लायंस इज बेसिकली रेजिस्टेंस जितना कम होगा आपके पास उतना कंप्लायंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस कम तो कंप्लायंस ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा तो कंप्लायंस कम। कंप्लायंस बेसिकली डायलेशन को कहते हैं, ठीक है। तो पल्स प्रेशर आपका तब ज्यादा होगा
जब आपके पास आर्टीरियल कंप्लायंस कम होगा, ठीक है। सो इनवर्सली प्रोपोर्शन है इसका। होप यू अंडरस्टैंड। आर्टीरियल कंप्लायंस इज पल्स प्रेशर, ठीक है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के साथ क्या ताल्लुक है? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, हमेशा मैंने कहा कि स्ट्रोक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन, जिस तरह हमने कहा कार्डिक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डिक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू हार्ट रेट। तो मैं ये कह सकता हूं कि कार्डिक आउटपुट जो है वो एन डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एन सिस्टोलिक वॉल्यूम भी कह सकते हैं, सिंपल। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल कार्डिक आउटपुट जो है, अगर हम एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज, ठीक है, इनिशियली हमारा हार्ट रेट स्लो होता है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट हमारा ज्यादा क्यों होगा फिर? क्योंकि हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो ज्यादा होगा इनिशियली, ठीक है। इनिशियली हमारे पास कार्डियक आउटपुट प्लस स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होता है, लेकिन लेटर ऑन आपका कार्डियक आउटपुट जो है वो आपका जो है वो बढ़ कम होता नहीं है। क्यों नहीं कम होता? मतलब कि स्ट्रोक वॉल्यूम एक टाइम तक ज्यादा होना चाहिए, फिर एक मेजर होती है ना, एक हार्ट की कैपेबिलिटी होती है, उसको नहीं होना चाहिए। नहीं भाई, हार्ट रेट ज्यादा होता है, इसलिए आपका कार्डिक आउटपुट जो है वो ज्यादा होता है रिस्पेक्ट टू जो आपका कार्डिक आउटपुट है। लेकिन आप याद रखो कि हार्ट रेट जब ज्यादा होगा तो क्या आपका डायस्टोल यानी कि फिलिंग आपकी पूरी हो रही होगी कि नहीं? नहीं होगी। क्यों? पंपिंग बहुत तेजी से हो रही है, ब्लड आ नहीं रहा भाई, तो कैसे होगा? इसलिए आपका कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। सो हार्ट रेट ज्यादा, कार्डियक आउटपुट कम। अब प्री लोड क्या चीज है भाई? बेसिकली ये डिपेंड करता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे। प्रीलोड बड़ा यानी कि आपके पास ज्यादा ब्लड है वेंट्रिकल्स में, तो आपका प्रीलोड ज्यादा होगा। इसको हम कैलकुलेट क्लिनिकली किस तरह कर सकते हैं? सीवीपी लाइन पास कर ली, माल वो हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल प्रीलोड जो है वो किन चीजों में कम हो जाता है? किन चीजों में? आपका बेसिकली ये एट्रियल प्रेशर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और आपके पास अगर प्रीलोड ज्यादा होगा तो आपके पास ज्यादा होगा। और इसको डायलेट करने के लिए यानी प्रीलोड को ज्यादा करने के लिए मैं क्या करूंगा? नाइट्रोग्लिसरीन यूज करूंगा। सो गाइज, ये है आप लोगों का इंशाल्लाह टुडे का लेक्चर, और मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को सेंड कर दूंगा। आओ के एमसीक्यूज करें।